ठंड में 1 रुपए में गर्मा गर्म भर पेट खाना खिलाने वाली गरीब सास बहू। मम्मी जी आज की पार्टी बढ़िया रही ना, सभी को बहुत मजा आया और खाना भी कितना टेस्टी था। मेरे तो न्यू फ्रेंड्स भी बन गए, अब मैं उनके साथ खेला करूँगा। साल में ऐसी 1-2 पार्टी तो कर ही लेनी चाहिए, इससे जान पहचान भी बनती है। काफी ज्यादा थक गई हूँ, मैं तो चली सोने के लिए। पार्टी के बाद सभी लोग थके हारे सोफे पर बैठे होते हैं कि तभी घर की नौकरानी शांति बाहर हॉल में आती है। मालकिन, पार्टी के बाद काफी सारा खाना बच गया है, क्या करें? करना क्या है, सारा खाना इकट्ठा करो और बाहर कूड़ेदान में डाल दो। लेकिन मालकिन, खाना काफी ज्यादा है, फेंकना अच्छा नहीं लगेगा। वो खाना हमारे पैसों का है ना कि तुम्हारे पैसों का, जितना बोला जाए उतना करो, समझी? तुम लोगों से ज्यादा समझदार तो घर की नौकरानी है। जब पार्टी में 50 लोग आने थे तो उस हिसाब से खाना बनाते ना। आए हैं 50 और खाना तुम लोगों ने 100 लोगों का बनवा लिया। अरे माँ, 100 लोग ही आ रहे थे, अब किसी न किसी को कुछ काम पड़ गया तो उसमें भला हम क्या करें? इस तरह से तुम लोग रोज खाने का अपमान करते हो, फेंकते हो ना। एक दिन खाना देखना, भगवान जरूर तुम्हें इसका सबक सिखाएगा। वो देकर भी देखता है और लेकर भी। हे भगवान, ये अम्मा जी भी ना जब देखो किसी फिल्म के हीरो की तरह बस डायलॉग ही मारती रहती हैं। तारा अब खुद ही उठती है और घर की नौकरानी के साथ सारा खाना इकट्ठा करके बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है। ये देखकर घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग सुमन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। पैसों के मामले में वो परिवार तो बहुत ही अमीर था, पर इन्हें खाने की जरा भी कदर नहीं थी। मम्मी, आपको पता है कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड है ना श्वेता, वो भी इसी होटल में आई थी खाना खाने के लिए। वो कह रही थी यहाँ का खाना काफी टेस्टी होता है। जब खाना आज तुम लोगों को बाहर खाना था तो घर पर क्यों बनवाया? माँ जी, अब हो गया ना, क्या करें, सबका अचानक प्लान बन गया बाहर खाने का, वरना हम रोज थोड़ी ना ऐसे करते हैं। अरे भाई, अब जल्दी से खाना ऑर्डर कर लो, यहाँ ऑर्डर आने में काफी वक्त लगता है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। पूरे परिवार मिलकर मेन्यू में से अपनी अपनी फेवरेट डिश मंगवा लेता है और अब खाना खाने के बाद सबके प्लेट्स में ढेर सारा खाना बचा होता है, जिसे वेटर उठा ही रहा होता है कि तभी सुमन, अरे भाई साहब, आप सारे खाने को पैक कर दीजिए, इसे हम घर ले जाएंगे। अरे अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? भला ये झूठा खाना क्यों पैक करवा रही हैं? इसका हमें क्या काम? आधी रात में तुम लोगों को फिर से भूख लगने लगेगी और घर पर खाना बना तो तुम खाओगे नहीं। इससे अच्छा कि इसे पैक करवा लो, और जूठा भी तो ये तुम्हारा ही है, अपना जूठा खाने में क्या दिक्कत है? कम से कम कुछ तो खाना फेंकने से बचेगा। माँ जी, घर में तो आपकी हरकत चालू रहती है, कम से कम बाहर होटल में तो हमारी नाक मत कटवाइए। वेटर, आप इसे ले जाइए और फेंक दीजिए। मेरे पति ने दिन रात खून पसीना एक एक करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, एक एक करके पैसा जोड़ा, और ये पैसों की बर्बादी करते हुए कितना सारा खाना फेंक रहे हैं। ये माता रानी, पता नहीं आगे जाकर क्या होने वाला हमारे परिवार के साथ। हर वक्त अपनी आंखों के सामने इतना सारा खाना फेंकता देखकर सुमन को काफी दुख होता है, लेकिन अब कहाँ कोई सुमन को सुनने वाला था। जिसके बाद अब सभी जैसे ही होटल से बाहर निकलते हैं तो तभी सुमन की नजर सड़क किनारे बैठे कुछ बच्चों पर जाती है, जो ठंड के मारे काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं, जिसे देखकर सुमन अब सीधा उनके पास जाती है। एक मेरा परिवार है जो हर वक्त खाने की बर्बादी करता है, जरा इन बेचारों को तो देखो, कैसे ठंड में भूखे प्यासे कांप रहे हैं। अगर वो खाना ये पैक करवा लेते तो मैं नहीं दे देती। माँ जी, क्या कर रही हो? यहाँ खड़े खड़े घर नहीं जाना क्या? ओस गिरने लगी है, फिर आप बोलोगी कि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है। वो खाना हम लोग पैक करवा लेते तो कम से कम इन गरीबों का पेट तो भर जाता। माँ जी, पेट भरना है तो इन्हें पैसे दे दीजिए ना। ये लो, तुम कुछ पैसे रखो, इससे अपने लिए खाना खरीद लेना। देखो, हो गई ना मदद। मदद के साथ साथ हमें इनकी दुआ भी मिलेगी। क्या खाक दुआ मिलेगी बहू? एक तरफ तुम खाने को बर्बाद करते हो, दूसरी तरफ 4 पैसे देकर लोगों की मदद करते हुए दुआ पाने का सपना देखते हो। सुमन अपने घर वालों को कितना ही क्यों न समझा ले, लेकिन किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। सुमन के घर वाले दोपहर का बचा हुआ खाना भी रात में खाना पसंद नहीं करते थे। हर वक्त घर पर ताज़ा खाना बनाना, होटल में महंगी महंगी डिशेज ऑर्डर करना और बचा हुआ खाना कूड़े की तरह कूड़ेदान में डाल देना सुमन के परिवार वालों को अब ये गंदी आदत बन चुकी थी। इसी तरह अब समय गुजरता रहता है और एक दिन सभी सोफे पर बैठे होते हैं। अनुराग लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। अरे अनुराग, आज तो संडे है, आज भला तुझे लैपटॉप पर क्या काम है? सुबह से देख रहा हूँ लैपटॉप में ही घुसा हुआ है। अरे पापा, मैं बहुत जरूरी चीज देख रहा हूँ। ये देखे, मार्केट में अब AI मशीन आ चुकी है। इन मशीनों की बदौलत हमारी फैक्ट्री का जो काम 100 मजदूर मिलकर 2 दिन में खत्म करते हैं, वो काम ये मशीन पूरे आधे दिन में खत्म कर देगी। थोड़ी महंगी है, लेकिन लाने के बाद इसकी ज्यादा लागत नहीं है। बस हर 6 महीने में थोड़ी बहुत सर्विस करवानी पड़ेगी।
अरे ये तो काफी बढ़िया मशीन है। हर साल हमें मजदूरों को लाखों रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ बस एक बार लाख रुपए का खर्चा और फिर छुट्टी। अरे जो काम हाथों से की हुई होती है ना, वो इन मशीनों में नहीं होती। तुम्हारे पिता ने भी 30-35 साल इस काम को संभाला है। अरे उस समय भी मशीन थी, लेकिन उन्होंने कभी मशीन का सहारा नहीं लिया, और तुम लोगों की मशीन लाने में लगे हुए हो। जरा कम से कम उन मजदूरों का तो सोचो। हमारी फैक्ट्री की वजह से कितने मजदूरों के घर में चूल्हा जलता होगा। अरे माँ, पहले और अब के समय में काफी फर्क है। पहले जहाँ हमारी वो छोटी से फैक्ट्री थी, और अब देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री हो चुकी है। और रही मजदूरों के काम की, तो आजकल काम की कमी नहीं है। यहाँ से निकलेंगे तो कहीं और चले जाएंगे। और कब तक हम बस दूसरों का ही सोचेंगे? अपना भी तो सोचना होगा, तभी तो हम इस बिजनेस को और आगे बढ़ा पाएंगे। इस बात भी सुमन की कोई नहीं सुनता, और अब अनुराग जल्दी लाख रुपए खर्च करके बाहर से मशीन मंगवा लेता है। और जब यह बात फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को पता चलती है, अरे मालिक, आप लोगों ने ठीक नहीं किया। कितने सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे थे। हमारे घर की रोजी रोटी आपके काम से चल रही थी, और आपने पल भर में हमारी रोजी रोटी छीन ली। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। अरे हम मजदूरों के दिलों की आह लगेगी, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। सारे मजदूर मिथिलेश और अनुराग को काफी बद्दुआएं देते हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। शुरुआत के कुछ हफ्ते मशीन काफी अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मशीन में खराबी आने लगती है। और जब मशीन की सर्विस की बात आती है तो उसे ठीक करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। और जब ये बात घर में सबको पता चलती है तो और मंगवाओ मशीन। अभी तो 4 हफ्ते भी नहीं हुए, इसीलिए मैंने मना किया था, लेकिन कौन ही मेरी बात मानता है इस घर में। अरे अब खड़े खड़े देखते रहोगे या मशीन जाकर ठीक करवाओगे? मशीन ठीक करवाने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है, और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है। पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मशीन तो सिर्फ 5 लाख रुपए की थी ना, तो हमारे पास पैसे कैसे नहीं बचे? एक मशीन 25 लाख रुपए की थी। हमने सबसे झूठ बोला था। हमें लगा कुछ महीनों में सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पैसे रिकवर होने की बजाय हमारे और पैसे लग गए। और एक बात हमने आप लोगों को और छुपाई, मशीन लाने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो हमने घर गिरवी रख दिया। अब पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। अनुराग और मिथिलेश के मुंह से सारी सच्चाई जानकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, जिसके बाद अनुराग मिथिलेश जैसे तैसे करके मशीनों को बेचकर उससे बाकी कर्जा चुका लेते हैं। लेकिन घर के पूरे पैसे न दे पाने की वजह से देखते ही देखते एक अमीर परिवार गरीब परिवार में बदल जाता है, और वो सब अपने उस आलीशान घर को छोड़कर एक छोटे से 2 कमरे वाले घर में आकर रहते हैं। यहाँ कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, यहाँ पर हीटर क्यों नहीं है? हमारा घर कितना गर्म रहता था, लेकिन यहाँ तो काफी ज्यादा ठंडी है। क्योंकि बेटा हमारे घर में चारों तरफ हीटर थे, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक एक हीटर भी नहीं है। पता नहीं इतनी ठंड में हम कैसे गुजारा करेंगे। माँ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ भाभी, मुझे भी खाना दो ना, बहुत भूख लग रही है। अब पूरा परिवार एक कंबल ओढ़े घर के कोने में ठंड से कंपकपाते हुए बैठा था। तो वहीं अब संगीता और तारा मिलकर जैसे खाना बनाने की तैयारी करते हैं तो देखते हैं कि उनके छोटे से घर में ना तो इंडक्शन है और ना ही सिलेंडर, बस एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा रखा होता है। ये तो मिट्टी का चूल्हा है, मुझे इस पर खाना बनाना ही नहीं आता। आप ही बनाइए इस पर खाना। मुझे भी नहीं आता इस पर खाना बनाना। एक बार कोशिश करी थी, मेरा तो हाथ ही जल गया था। तुम लोगों से तो बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, उसमें ही अव्वल हो। हटो तुम लोग, मैं बनाती हूँ चूल्हे पर खाना। अब सुमन कंबल से उठती है और सीधा चूल्हे के पास जाती है और चूल्हा जलाते हुए सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती है। ये पहली बार था उस पूरे परिवार के लिए जब उन सबके प्लेट में दाल चावल और सूखी सब्जी थी, जिसे देखकर सबका मुंह बन जाता है। ये क्या खाना बनाया दादी माँ? दाल चावल, और ये किस तरह की दाल है? इससे गाड़ी तो दाल तो तिहाड़ जेल में मिलती होगी कैदियों को। मुझे नहीं खाना, मुझे बर्गर पिज्जा खाना है। बर्गर पिज्जा खाना है ना, तो बाहर जाकर ठेले के पास जाकर खड़े हो जाओ। कोई झूठा छोड़ देंगे ना तो खा लियो। यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं और इन्हें बर्गर पिज्जा खाना है। जो बना है खा लो चुपचाप से, वरना भूखे रहो। घर में किसी का खाने का मन तो नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे करके सब अपने भूखे पेट को भरने के लिए वो खाना खा लेते हैं। लेकिन प्रीति हरगिज खाने को हाथ नहीं लगाती। खाना खाने के बाद सभी लोग ठंड से कपकपाते हुए सोने की कोशिश करते हैं, तो वहीं आधी रात भूख के मारे प्रीति को नींद नहीं आ रही होती है। पेट से कितनी तेज तेज आवाजें आ रही हैं, बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? जब भी रात को भूख लगती थी तो कभी इटालियन तो कभी चाइनीज मंगाकर खाती थी, लेकिन अब तो इन दाल चावलों से ही काम चलाना पड़ेगा। जिस चीज का डर सुमन को हमेशा से था वो अब सच हो चुकी थी। जो परिवार खाने को कूड़े की तरह फेंका करता था, अब वही परिवार खाने के लिए मोहताज हो चुका था। घर चलाने के लिए मिथिलेश, अनुराग और छोटा बेटा अंकुर फैक्ट्री में काम करते हैं। अरे मैं तो अपने पिता के बिजनेस को संभालने के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, इसलिए
अब मुझे किसी भी अच्छी जगह पर नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन तुम दोनों ने अपनी पढ़ाई क्यों बीच में छोड़ दी? अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से करी होती तो कम से कम तुम दोनों तो अच्छी कंपनी में काम कर लेते। पापा, अगर याद है ना, हम दोनों भाइयों ने आपके कहने पर ही पढ़ाई छोड़ी थी। मैं तो आराम से बिजनेस संभाल रहा था, मुझे कहाँ पता था आगे जाकर हमें ये दिन देखना पड़ेगा। भैया पापा, ये जो भी कुछ हुआ है ना, आप दोनों की वजह से हुआ है। मशीन की वजह से आपने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया और अब उसे चुकाने के चक्कर में हमें रास्ते पर ले आए। अनुराग और मिथिलेश को अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन यह एहसास उन्हें बहुत ज्यादा लेट हुआ था, जिसका कोई फायदा नहीं था। तो वहीं अब इस कड़कड़ाती ठंड में हर दिन उसे पूरे परिवार को हमेशा सस्ता और नापसंद खाना खाना पड़ता था। भाभी वो देखो, वहां पर पिज्जा मिल रहा है, मेरा तो काफी मन कर रहा है। घर पर जो लौकी की सब्जी बनी है वो तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें लौकी खानी पड़ेगी। वही तो प्रीति, सच कहा है किसी ने कि जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है ना तो तन पर एक कपड़ा भी नहीं छोड़ता। ये तो वही बात होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। तारा और प्रीति जैसे ही उस पिज्जा स्टॉल पर पिज्जा लेने के लिए पहुंचते हैं तो पिज्जा के दाम सुनते ही उनके तो होश उड़ जाते हैं। क्या कहा आपने? एक पिज्जा 500 का है? भाभी देख रही हो महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे इसमें सामान ही क्या लगता है, 100 रुपए का सामान लगाकर 500 रुपए ले रहे हैं। आप तो अच्छा खासा लूट रहे हो लोगों को। जो घर वाले पहले एक पिज्जा में 1000 रुपए खर्च कर दिया कर देते थे, अब उनके लिए वो 500 रुपए का पिज्जा भी किसी कोहिनूर की कीमत के बराबर लग रहा था। जो हर वक्त हमेशा पूरा परिवार थोड़ी देर बने पहले खाने को वासी समझकर फेंक देता था, तो वही अब पूरा परिवार उसे बासी खाने को खाता है, जिसे देखकर हे भगवान, ये मेरे परिवार को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कहते हैं ना कि इंसान का किया उसे इसी धरती पर मिलना है। कितना समझाया मैंने इन्हें, लेकिन उन्हें मेरी एक नहीं समझी। इसी तरह अब दिन गुजरते रहते हैं। पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी तारा देखती है कि रोहित बार बार खाना गिरा रहा है, जिसे देखकर रोहित, तुम्हें कितनी बार कहा कि खाना इस तरह गिरा कर नहीं खाते? पहले तो जब मैं खाना गिराता था आप बिल्कुल नहीं डांटती थी, लेकिन अब तो इतने खाने के लिए भी आप डांटती हो। एक तो मेरा कुछ पसंद का नहीं बनाती हो, रोज दाल बना कर रख देती हो। मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो आलू पूरी का भंडारा हो रहा था। पनीर न सही, कम से कम आलू पूरी तो खा ही लेते हैं ना। तारा अपने देवर अंकुर के साथ नजदीकी आलू पूरी के भंडारे में जाती है और वहां से थोड़ी थोड़ी पूरी सब्जी लेकर घर लौट ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक जगह काफी भीड़ दिखती है। ये यहाँ कैसी भीड़ है, और लोग कुछ खा भी रहे हैं। कहीं यहाँ पर तो भंडारा नहीं हो रहा? हो सकता है वैसे भी आलू पूरी कम है, यहाँ चलते हैं, अगर भंडारा हो रहा होगा तो यहाँ से भी खाना ले लेंगे। तारा अंकुर जैसे ही उस भीड़ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 5 रुपए में पेट भरकर लोगों को खाना मिल रहा है। ये देखकर तारा खाना देने वाले आदमी से बोलती है, 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिला रहे? अरे इसमें आपका क्या फायदा, सरकार की तरफ से है क्या आप? अरे नहीं मैडम, ये तो हम खुद कर रहे हैं। वो मेरी दादी माँ थी ना, उनका सपना था कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए, इसलिए हम उन्हें सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। और इस काम को करते हुए इतना वक्त हो चुका है कि कई सारे लोग पैसे और अनाज के मामले में भी हमारी मदद कर देते हैं। अंकुर के पास 50 रुपए होते हैं, जिसमें वो सबके लिए 5 रुपए प्लेट के हिसाब से खाना ले लेता है। और जब ये सारी बात तारा आकर अपनी सास संगीता को बताती है तो ये तो काफी सही चीज है, और उन लोगों की तो कितने लोग मदद भी कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ अगर हम लोग भी कुछ ऐसा ही काम शुरू करें तो। माँ जी, वो 5 रुपए प्लेट में खाना दे रहे हैं, हम लोग 10 रुपए प्लेट खाना देंगे, कितना सही रहेगा। दोनों सास बहू का दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, आधा आधा पेट खाना खाते हैं, और आप लोगों को खाना खिलाने चल रहे हैं, वो भी 10 रुपए में। मेरी एक फ्रेंड है, वो मिडिल क्लास है, उसकी फैमिली राशन वाले के यहाँ से काफी सस्ता राशन लेकर आते हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, सरकार की तरफ से जो राशन 2 या 3 रुपए में आता है वो हमें 5 रुपए में मिल जाएगा। इससे हम गरीबों की मदद भी कर देंगे और कुछ पैसा भी कमा लेंगे। कल तक तो जो बर्तन भर भर कर खाना फेंकती थी, आज वही गरीबों को खिलाने की बात करिए। चलो, तुझमें थोड़ी अक्ल तो आई, और क्या पता समय बिताने के साथ साथ कुछ लोग हमारा ये काम देखकर हमारी मदद भी करें। इसके बाद अब सुमन अपनी सास और ससुर के साथ मिलकर सरकारी राशन वाले से बात करती है और अब 7 रुपए किलो प्रति वाले चावल, आटा और भी 2-4 चीजें ले लेते हैं। और अब रोड पर एक ठेला लगाकर 10 रुपए प्रति प्लेट भरपेट खाना लिख देते हैं, जिसे देखकर अब कुछ गरीब लोग उनके ठेले पर आते हैं और 10 रुपए देकर उनसे खाना खरीद कर खाने लगते हैं। अरे भाई, खाना तो ठीक ठाक है, ज्यादा कोई खास स्वाद नहीं है। मुझे तो लगा कि 10 रुपए थाली है तो ढेर सारी चीजें होंगी, लेकिन इससे अच्छे से तो वो अम्मा की 5 रुपए थाली है। 5 रुपए में हर चीज मिल जाती है, रोटी सब्जी चावल। मैं तो कल से वही खाऊंगा। पहले दिन ही लोगों की ऐसी बातें सुनकर दोनों सास बहू का कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। वहीं जब शाम में घर के सारे मर्द काम से आते हैं,
मैंने तो पहले ही कहा था ये काम नहीं चलने वाला। बेफालतू में हमारे 1000 रुपए लग गए इस काम में। अगर वही पैसे रहते तो कितने काम आते हमारे। शुरू करते ही कोई काम नहीं चलता, वक्त लगता है, समय के साथ साथ सब ठीक होगा। तारा और उसकी सास की 10 रुपए की थाली लगाते हुए हफ्ता भर हो गया था, लेकिन उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जिसके चलते तारा उदास होकर अपने कमरे में बैठी होती है और फोन चला रही होती है कि तभी तारा के फोन पर 2 रुपए की भरपेट थाली दिखती है। ये देखकर तारा जल्दी से अपनी सास के पास आती है और उसे वो वीडियो दिखाती है। 5 रुपए 10 रुपए तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस 2 रुपए 1 रुपए की थाली से इंसान का क्या ही होगा। माँ जी क्यों नहीं होगा, पता है ये 2 रुपए वाली थाली किसी साउथ की जगह पर मिलती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम करने वाले लोग भी खाने के लिए आते हैं। अगर हम भी इसी तरह करेंगे तो फिर देखना लोग जरूर आएंगे, और अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं खुद ये काम बंद कर दूंगी। उस वीडियो को देखकर तारा अब सीधा 10 रुपए की थाली को 1 रुपए की थाली में बदल देती है, और अगले दिन जब लोग 1 रुपए में भरपेट खाना सुनते हैं तो अरे आप सच कह रही हैं, सिर्फ 1 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा? हाँ भाई साहब। गरीब मजदूरों को तो बस अपने 1-1 रुपए बचाने से मतलब था। 1 रुपए थाली को देखकर अब कई सारे मजदूर और गरीब लोग उन सास बहू के ठेले पर आकर 1 रुपए की थाली खरीदकर अपना पेट भर लेते हैं। हम गरीब लोग मजदूरी करके दिन का 100-200 रुपए ही कमा पाते, उसमें भी 100 रुपए से ऊपर तो खाने पीने में लग जाते। लेकिन जब से आपने ये 1 रुपए की थाली का काम शुरू किया, हमारा पेट भी भर जाता है और पैसे भी बच जाते हैं। वो तो बस किस्मत की बात है, ऊपर वाले ने चाहा इसीलिए हमने ये काम शुरू कर दिया, और इसी तरह उसकी कृपा रही तो हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। 1 रुपए की थाली की वजह से आसपास के कई सारे लोग अब ठेले वगैरह को छोड़कर उनके पास ही खाने के लिए आया करते थे। कुछ वक्त में दोनों सास बहू के 1 रुपए की भरपेट थाली फेमस होने लगती है, जिसके चलते आजकल कई सारे ब्लॉगर और यूट्यूबर उसके ठेले पर आकर वीडियो बनाते हैं। दोनों सास बहू ने जितनी जल्दी सोचा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा जल्दी उनकी तरक्की होने लगी थी। तो वहीं आज काफी समय के बाद इस गरीब परिवार में काफी खाने में काफी सारे पकवान बनते हैं। कितने दिनों के बाद पनीर खा रहे हैं हम। मैं तो इसका स्वाद भूल ही गई थी। रोज रोज खाने में कोई टेस्ट नहीं आता था, लेकिन आज देखो ये कितना टेस्टी लग रहा है। रोज हम खाना खाते ही कहाँ थे, बर्बाद ही करते थे, इसीलिए खाने का स्वाद हमें आता नहीं था। पर आज सच में खाने की अहमियत समझ आ रही है। मुझे थोड़ी और सब्जी दो ना, बहुत भूख लगी। आज तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। जब से सुमन के परिवार वालों ने 1 रुपए की थाली का काम शुरू किया था, तब से उन लोगों के खाने की काफी ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी थी, और अब वो खाने को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते थे, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी सुमन को ही होती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। दोनों सास बहू हर रोज की तरह अपने ठेले पर आए लोगों को 1 रुपए की थाली दे रहे होते हैं कि तभी वहां एक सब्जी वाला आता है। 2 गली छोड़कर ही मैं अपनी सब्जी का ठेला लगाता हूँ काफी समय से। आप दोनों को 1 रुपए की थाली बेचता हुआ देख रहा हूँ। थाली में आप सब्जी वगैरह भी रखती हैं, और ये आप मंडी से लाती होंगी तो आपको महंगी पड़ती होगी। अगर आप मुझसे एक बार में ही हफ्ते भर की सब्जियां ले लेंगी तो मैं आपको आधे दाम में सब्जियां दे दिया करूंगा, और सब्जी भी हमारे यहाँ बिल्कुल ताजी होती है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, इसमें हमारा ही फायदा है। लेकिन पहले मैं आपकी सब्जियां चेक करूंगी। हम भले ही गरीबों को 1 रुपए में खाना खिलाते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन्हें कुछ भी खिला दे। वो सब्जी वाला तारा को कुछ सब्जियां टेस्ट के लिए देता है, जिसे बनाकर तारा को वो सब्जी काफी पसंद आती है, और अब तारा उस सब्जी वाले से सब्जियां लेना शुरू कर देती है। हफ्ते भर की सब्जी साथ लेने के चलते उनके काफी पैसे बचते हैं। तो वहीं अब समय बीतने के साथ साथ तारा अपनी सास के साथ मिलकर अलग अलग दिन के हिसाब से थाली का खाना सेट करती है। ये तो आपने काफी बढ़िया किया। सोमवार के दिन दाल चावल, मंगल के दिन कड़ी चावल, बुधवार के दिन आलू गोभी की सब्जी और रोटी। ये तो मेरी मनपसंद चीज है। अरे भाई, इतना ख्याल तो हम गरीबों को सरकार भी नहीं रखती जितना आप लोग रखते हैं। आप जैसा एक इंसान अगर मोहल्ले में हुआ ना तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आप जैसे लोगों को ही देश की बागडोर देनी चाहिए। उन ग्राहकों की बातें सुनकर तारा और उसकी सास संगीता काफी ज्यादा खुश होती हैं। समय बीतने के साथ साथ अब तारा की नंद और दादी सास भी उनकी काम में मदद करने लगते हैं। तो वहीं अब जब धीरे धीरे दोनों सास बहू की वीडियो वायरल हो जाती है तो कई अमीर लोग भी उनकी मदद के लिए आते हैं। मैंने सोचा है कि मैं अपनी कमाई का कुछ % आपके इस नेक काम में लगाऊं। आप 1 रुपए में खाना दीजिए लोगों को, लेकिन खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कई लोगों की दुआएं मिलेंगी। वैसे मैंने सुना था कि पहले आपका बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, लेकिन वो किसी कारण लॉस में चला गया। हाँ, और फिर आप सब यहाँ आ गए, लेकिन आपको ये सब करने का आइडिया कैसे मिला?
हमारा बिजनेस लॉस में चला गया था, वो भी हमारी ही गलती की वजह से। हमने पैसे और खाने की काफी बर्बादी करी, कभी उसकी अहमियत नहीं समझी। लेकिन जब हम खुद इस गरीबी में आए तब हमें एक एक चीज की अहमियत समझ आई, और तब जाकर हमें एहसास हुआ कि हम जिस खाने की इतनी बर्बादी करते थे, उस खाने के एक एक निवाले के लिए लोग किस तरह दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं। इसीलिए हमने ये काम शुरू किया ताकि हम कम पैसों में लोगों को भर पेट खिला सके। सुमन की बातें सुनकर वो अमीर आदमी काफी ज्यादा खुश होता है। तो वहीं अब बीतते समय के साथ साथ लोगों की भीड़ भी उनके ठेले पर जब बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे अब उन्हें जगह काफी छोटी पड़ने लगती है। मैंने कुछ दुकानों वालों से बात करी है, दुकान तो मिल जाएगी लेकिन किराया इस वक्त काफी ज्यादा महंगा है और हमने उतने पैसे जोड़े हैं, हम उतने किराए में खर्च नहीं कर सकते। लेकिन जगह तो हमें देखनी ही पड़ेगी ना। कई सारे लोग तो ठंड में कपकपाते रहते हैं और कुछ तो भूखे ही चले जाते हैं। बढ़ती महंगाई में 1 रुपए का लोगों को खाना खिलाकर इस पूरे परिवार को फायदा तो हो रहा था, लेकिन इतना नहीं कि वो महीने का 25 से 30 हजार की दुकान वाले को किराया दे सके। दोनों सास बहू जगह को लेकर काफी परेशान हो रही होती हैं कि तभी उनके पास एक दुकानदार आता है। अरे आप लोग चाहें तो मेरी वहीं पास में दुकान है, वो किराए पर ले सकती हैं। लेकिन ये दुकान तो मार्केट में है और यहाँ का किराया तो काफी ज्यादा है। जहाँ हम 10,000 रुपए नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ 15-20 हजार रुपए कैसे देंगे? नहीं, इतना किराया देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। महीने का 1 से 2 हजार रुपए ही काफी है। मुझे खाना वाना बनाना तो आता नहीं है, कम से कम इसी तरीके से लोगों की थोड़ी सेवा कर लूंगा। अब इस गरीब परिवार की खोई किस्मत अब दोबारा से लौटने लगी थी। धीरे धीरे पूरे परिवार को हर जगह से कहीं न कहीं से मदद मिल रही थी। इसी तरह दिन गुजरते हैं। तारा अपनी दुकान से थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत को सड़क किनारे लेटे हुए देखती है, जो ठंड से काफी ज्यादा कांप रही थी। उस औरत को देखकर तारा अपनी सास संगीता के साथ एक कंबल खाना लेकर उस भिखारन औरत के पास पहुंचती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, ये कंबल लीजिए, ओढ़ लीजिए और ये लीजिए खाना। लेकिन बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये खाना नहीं ले सकती। अम्मा, ये खाना मुफ्त है, आपको इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कभी खाना खाना हो तो यही सामने मेरी दुकान है, जहाँ मैं 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाती हूँ लोगों को। अगर आपके पास 1 रुपए हो तो सही है, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप तो भी आकर खाना खा सकती हैं। भगवान आपका भला करे। आप जिस तरह हम भूखे लोगों का पेट भर रही हैं, ठीक उसी तरह भगवान आपको हमेशा पेट भरा रखे। इसी तरह समय गुजरता रहता है और इस परिवार के हालात भी ठीक होने लगते हैं। कई गांव वाले भी मदद कर दे रहते हैं। हमें लगता था कि आप सब एनजीओ वाली हैं, लेकिन आप तो ऐसे भी सब गरीबों को भरपेट खाना खिला रही हैं। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो आप हमारे एनजीओ से जुड़ सकती हैं। हमसे जितना हो पाएगा हम आप लोगों की मदद करेंगे। हालत ठीक होने के साथ साथ अब वो लोग जल्दी अपना खुद का एक काफी अच्छा रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं, वो जिसमें अमीर लोगों के लिए कई तरह के पकवान उनके नाम और टेस्ट के अकॉर्डिंग प्राइस रखते हैं। लेकिन अभी भी दोनों सास बहू अपना अलग से एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती हैं, जिसमें वो आज भी 1 रुपए में हर दिन अलग अलग तरह के पकवान लोगों को भरपेट खिलाती हैं। संगीता बहू, अब तो हमारे हालात भी ठीक हैं, तो फिर तुम ये रात की बची हुई सब्जी क्यों खा रही हो? जो गलती हमने पहले करी अब हम वो नहीं करेंगे। आपने सही कहा था, जिस तरह हम खाने का अपमान करते हैं उसी तरह भगवान हमें एक दिन खाने के लिए जरूर तरसाता है, और ऐसा हुआ भी हमारे साथ। लेकिन अब हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। गरीबी में जाकर हमने खाने की अहमियत जाना। आज तक हमने जितना भी खाना बर्बाद किया उसके लिए तो मैं हर रोज भगवान से माफी मांगती हूँ। जिस तरह तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक उसी तरह हर किसी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और सभी को खाने की अहमियत समझनी चाहिए।